सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ वन शॉट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सो इसमें हम बात करने वाले हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड की, जिसमें हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम मेथड एंड स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड। सो दिस SSA मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। देन हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन काइनेटिक्स की। उसमें है रिवर्सिबल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन एंड कंसेक्यूटिव रिएक्शन। इन तीनों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम बात करेंगे एंड यहाँ से भी बहुत तरीके से क्वेश्चन आ रखे हैं। एंड देन लास्टली हम बात करेंगे आरएनएस इक्वेशन की, जो कि फर्स्ट पार्ट में रह गया था। तो हम इस वीडियो में आरएनएस इक्वेशन को भी कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम फर्स्ट बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन मेथड की। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? वो रिएक्शन जिनको हम ज़ीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर जो हमने पढ़ा है, इन काइनेटिक्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, तो उनको हम कहते हैं, इनको हम जिसमें क्लासीफाई नहीं कर पाते उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, एंड उनको स्टडी करने के लिए हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं। एंड देयर आर टू मेथड्स विच आर इक्विलिब्रियम मेथड एंड स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम मेथड की। तो इक्विलिब्रियम मेथड में क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बना होता है। ओके, तो जो हमारा रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है। ठीक है, तो A प्लस बी जो है वो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1 से C में कन्वर्ट हो रहा है एंड C बैक K इनवर्स बैकवर्ड रेट कांस्टेंट से हमारे रिएक्टेंट A प्लस बी में कन्वर्ट होता जा रहा है। एंड द कंडीशन इज़ दैट इक्विलिब्रियम मस्ट बी फास्ट। ठीक है, तो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या है, एक फास्ट इक्विलिब्रियम है। अगर ऐसे टाइप की हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, वो हमारे होगा K फॉरवर्ड डिवाइड बाय K बैकवर्ड। ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। सेम चीज़ इस अप्रॉक्सीमेशन में यूज़ होती है। तो हमारा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या है, A एंड B। इट विल बी इक्वल टू K1 डिवाइड बाय K इनवर्स। ठीक है, आपको पता होगा ये कहाँ से आता है कि हमारा K1C जो है वो बराबर होता है K इनवर्स AB के, है ना। ये हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन से आता है और इसको सॉल्व करके हम ये फार्मूला बताते हैं। तो दिस फार्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम मेथड ऑफ द अप्रॉक्सीमेशन। ओके, तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक फास्ट इक्विलिब्रियम है एंड आपको उसकी काइनेटिक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ये अप्लाई करना है। ओके, नाउ द सेकंड इज़ स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। अब स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट है A एंड B वो पहले किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होते हैं एंड देन इंटरमीडिएट फिर हमारे प्रोडक्ट B में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो A प्लस बी पहले I में कन्वर्ट हो रहा है एंड I देन हमारा कन्वर्ट हो रहा है P में। इसको हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें पता करना होता है कि हमारा इंटरमीडिएट क्या है, हमें इंटरमीडिएट पता करना होता है, I क्या है ना, ये पता करना होता है। देन हमें पता करना होता है कि RDS क्या है, हमारा जो स्लो स्टेप होगा उसको हम क्या कहेंगे, RDS, वो क्या है, ये पता करना होता है। और फिर इस अप्रॉक्सीमेशन में हम ये अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि जो I जो है हमारा वो एक शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ है। I जो है वो हमारा एक शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ है। शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ का मतलब क्या है कि I के जो फॉर्मेशन की रेट है, I के जो फॉर्मेशन की रेट है वो इक्वल है I के डिसअपेरेंस की रेट के, जिस रेट से वो डिसअपियर हो रहा है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा di/dt है, मतलब टाइम के साथ I के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है वो ज़ीरो है। ये हम SSA में अप्रॉक्सीमेट करते हैं। ठीक है, यही हमारा SSA में क्या है, अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसको करके हम I की वैल्यू निकालते हैं एंड वो हम RDS में रख के हमारा फाइनल रेट कांस्टेंट निकालते हैं। जैसे अगर हम इस रिएक्शन में अप्लाई करें तो di/dt क्या होगा, di/dt होगा I के बनने की रेट दैट इज़ K1 AB माइनस I के कंज्यूम होने की रेट दैट इज़ K2I
और इसको हम क्या करेंगे 0। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आएगी K1 डिवाइड बाई K2 AB। और हमारा RDS क्या है इसमें, अगर हमारा ये स्लो स्टेप है इसको RDS माने तो RDS क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा K2I, है ना। इस फॉर्मूले से अगर देखें तो रेट क्या हो जाएगा K2I, और यहाँ पे हम I की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा K2, I की वैल्यू क्या है K1 डिवाइड बाई K2 AB। यहाँ से K2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा K1 AB। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन मेथड के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा रेट क्या आ गया K1 AB। तो इस कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन में दे रखी थी उसका रेट क्या हो जाएगा K1 AB, ठीक है। तो इस तरीके से हम SSA को अप्लाई करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि इसको आप अच्छे से समझ पाओ, और ये बहुत ही ईजी होता है ना। तो इसका क्वेश्चन तो आप ऐसे ही मान के चलो कि बोनस मार्क का क्वेश्चन होता है। तो अगर SSA पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ज़रूर अटैम्प्ट करना है, भले ही आप फिज़िकल को अपना मेजर सब्जेक्ट मानते हो या नहीं मानते हो, बट आपको SSA का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, आपको करना ही है, आपको बोनस मार्क दे के जाएगा। और कभी कभी तो C पार्ट में क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है 4 नंबर, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है A प्लस B जो है वो कन्वर्ट हो रहा है C में, एंड देन C कन्वर्ट हो रहा है D में, ठीक है। तो A एंड B हमारे क्या है रिएक्टेंट है, और D हमारा प्रोडक्ट है। तो फिर C जो है वो ना तो रिएक्टेंट में था ना प्रोडक्ट में है, इसका मतलब C हमारा क्या है इंटरमीडिएट I है, ठीक है। और ये हमारा RDS है सेकेंड स्टेप, क्योंकि ये बताया गया है कि ये स्लो है, तो ये हमारा क्या हो गया RDS हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे DC बाई dt, है ना, क्योंकि C हमारा इंटरमीडिएट है। तो DC बाई dt क्या हो जाएगा K1 AB माइनस K2 C, इसको हम करेंगे 0। तो यहाँ से C की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी K1 डिवाइड बाई K2 AB। और इस रिएक्शन के लिए हमारा रेट क्या होगा, इस स्टेप से हम पता करेंगे रेट, क्योंकि ये हमारा स्लो स्टेप है। तो रेट क्या हो जाएगा K2C, है ना। सेकेंड स्टेप से रेट क्या हो जाएगा K2C। अब C की वैल्यू हमने निकाल दी है, यहाँ से ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो K2 K1 डिवाइड बाई K2 AB। अगेन K2 से K2 कैंसिल, तो रेट विल बी इक्वल टू K1 AB। तो ये हमारे इस रिएक्शन का रेट आ गया, जैसा मैंने ऊपर बताया था सेम वही वैसा ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से SSA अप्लाई करना है। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। A प्लस B गिविंग 2C एंड देन 2C प्लस D कन्वर्टिंग टू P प्रोडक्ट, ओके। तो A प्लस B रिएक्टेंट है, 2C बना एंड देन 2C कंज्यूम हो गया, मतलब C हमारा क्या है इंटरमीडिएट है। D हमारा रिएक्टेंट हो गया, क्योंकि D बना नहीं था बट यूज़ हो रहा है, तो D रिएक्टेंट हो गया एंड P इज प्रोडक्ट। ये हमारा RDS है। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू K2C स्क्वायर D, ये हमारा रेट हो जाएगा। और हमें C की वैल्यू पता करनी है ना, क्योंकि C जो है वो हमारा रिएक्टेंट नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट है। तो C की वैल्यू पता करने के लिए हम SSA अप्लाई करेंगे, तो DC बाई dt निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप से DC बाई dt क्या आ जाएगा, C किस रेट से बन रहा होगा 2K1 AB, ठीक है। एंड C किस रेट से कंज्यूम हो रहा है 2K2 C स्क्वायर, ये सेकेंड स्टेप से निकाल रही हूँ मैं, इजिकल्स टू 0। अब आप सोचोगे ये 2 कहाँ से आया, तो देखो फर्स्ट स्टेप से हम क्या लिखेंगे 1/2 DC बाई dt इजिकल्स टू K1 AB। तो फर्स्ट स्टेप से नाउ दिस इज़ इन माइनस, है ना, सॉरी प्लस, क्योंकि C हमारा क्या है प्रोडक्ट है फर्स्ट स्टेप के लिए। तो फर्स्ट स्टेप से DC बाई dt क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए 2 यहाँ पे लिखा है। वैसे ही सेकंड स्टेप में भी 2 डिवाइड में आएगा, जिसको हम इस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आया है। अब यहाँ से हम C स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो C स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगी, उनको मैं नहीं लिख रही हूँ, K1 K2 AB डिवाइड बाय D। अब ये C स्क्वायर की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में रख देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो रेट विल बी इक्वल्स टू K2 C स्क्वायर की वैल्यू K1 AB
डिवाइड बाय K2D इंटू डी। यहाँ से D से D कैंसिल, K2 से K2 कैंसिल, तो आंसर विल बी, रेट विल बी K1AB। ओके, तो इस तरीके से आप SSA को अप्लाई करके रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मैंने बताया था 3 तरीके के रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शन एंड कंसेक्यूटिव रिएक्शन। ये रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जिनको हम काइनेटिक्स नॉर्मली पढ़ते हैं, 0th, 1st, 2nd ऑर्डर काइनेटिक्स, उनसे सॉल्व नहीं कर सकते। उन रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंडर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती है जिसमें हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनके बीच में इक्विलिब्रियम है, वो रिवर्सिबली कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है एंड बी बैक कन्वर्टिंग टू ए, तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस, है ना। तो इसके लिए ए का जो कन्वर्जन है बी में, उसका रेट कांस्टेंट K1 है एंड बी के इनवर्स रेट से फिर से ए में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो टाइम 0 पे ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्मॉल ए है एंड बी अभी तक टाइम 0 पे बना नहीं है, तो ना। एंड देन टाइम टी पे जो है उसमें ए में से कुछ एक्स मोल चले गए हैं एंड बी के एक्स मोल बन गए हैं। एंड एट इक्विलिब्रियम, जब इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तब टाइम टी ई पे जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, तब ए में से कुछ एक्स ई मोल चले गए हैं एंड बी के एक्स ई मोल बन गए हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शंस के लिए जो डेरिवेशन पार्ट है वो मैं नहीं सॉल्व करने वाली हूँ। मैं आपको बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताने वाली हूँ जो आपको याद रखने हैं, जिसमें डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेते हैं या फिर न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो हमारा प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, बी की इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका फॉर्मूला होता है K1A डिवाइड बाय K1 प्लस K इनवर्स। ओके, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, बी की रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी होगी एंड प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इससे आंसर आ जाएगा। अब ये तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया है तब बी की कॉन्सेंट्रेशन, बट एट एनी टाइम टी, है ना, एनी टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की वो क्या होगी, टी पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला है K1A डिवाइड बाय K1 प्लस K इनवर्स 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K इनवर्स टी। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछा गया है। ओके, जैसे PYQ, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछा गया है एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। फिर से भी पूछा जा सकता है या न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो एनी टाइम टी पे बी की कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, अगर एनी टाइम टी पे बी की कॉन्सेंट्रेशन एक्स है तो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स, विच इज़ ए माइनस ये एक्स वाली टर्म पूरी क्या कर दी, पे माइनस कर दी। ठीक है, तो ये बी का और ये ए का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में इतना ही। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक रिएक्टेंट होता है ए, वो बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ए जो है वो हमारा बी भी बना रहा है, सी भी बना रहा है, दोनों रिएक्शंस पैरेलल चल रही है। ये दोनों रिएक्शन क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है, मतलब साथ साथ चल रही है। ऐसा नहीं कि पहले बी बना फिर ए से सी बना, नहीं, ए से बी भी जिस टाइम पे बन रहा है उसी टाइम पे ए से सी बन रहा है। मतलब एक रिएक्टेंट है उससे दो रिएक्शंस पैरेलल चल रही है। नॉट ओनली दो, 3-4 भी हो सकती है, इट्स नॉट कि 2 ही होगी, कितनी भी रिएक्शंस हो सकती है, बट द कंडीशन इज़ वो क्या होगी, पैरेलल होगी एंड उनकी काइनेटिक्स अलग होगी। यानी कि ए से बी बनने के लिए जो काइनेटिक्स हैं वो K1 रेट कांस्टेंट से जा रही है एंड बी से ए से सी में K2 रेट कांस्टेंट से सी बन रहा है, तो उनकी काइनेटिक्स भी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो, बट द
प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, काइनेटिक्स आर डिफरेंट। ओके, सो ये अलग, दोनों ही रिएक्शंस अलग है बट पैरेलल है, एक ही रिएक्टेंट से हो रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। और इस रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है के ओवरऑल, वो सम होता है ऑल द रेट कांस्टेंट, यानी कि K1 प्लस K2। अगर 3 है तो K1 प्लस K2 प्लस K3। ओके, तो सारे रेट कांस्टेंट क्या क्या होता है, सम होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ए की कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकते हैं, बी की कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकते हैं, सी की कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए ए जो है, ए के रिस्पेक्ट में जो पैरेलल रिएक्शन की काइनेटिक्स हैं वो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये जो पैरेलल रिएक्शन है इसके काइनेटिक्स ए के रिस्पेक्ट में क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो इसीलिए हम ए की कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से निकाल सकते हैं। तो हम चाहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो इसी से निकाला है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ए नॉट ई की पावर माइनस के। अब नाउ के इज के ओवरऑल, तो यहाँ पे K1 प्लस K2 आया। ठीक है, के ओवरऑल टी। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा ए की कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ठीक है, अभी बी की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो बी एंड सी की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने ये स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, ये सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन हुआ करते थे कि अगर ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है तो बी कितना बना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी के बनने का जो रेट है उसको डिवाइड कर लो ओवरऑल रेट से। ठीक है, और सी कितना बना होगा, उसके लिए सी के बनने का जो रेट है उसको डिवाइड कर लो ओवरऑल रेट से। ठीक है, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि ए से कितना बी बना होगा और ए से कितना सी बना होगा। इट्स लाइक हम फ्रैक्शन ले रहे हैं ना, कि कितना ए से कितना फ्रैक्शन बी आया और ए से कितना फ्रैक्शन सी आया। तो ये उसी सिंपल मैथ्स को यूज़ करके हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो बी की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो बी का रेट कांस्टेंट दैट इज़ K1 डिवाइड बाय ओवरऑल रेट कांस्टेंट दैट इज़ K1 प्लस K2 इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, रेट कांस्टेंट के फ्रैक्शन से, तो हमारा क्या आ गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हम ए की वैल्यू भी रख सकते हैं, K1 प्लस K2, ए की वैल्यू रख सकते हैं ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टी। ठीक है, इसी तरह सी का रेट, सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू ए। ठीक है, K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू ए नॉट की पावर माइनस K1 प्लस K2 टी। ठीक है, तो इसमें आपको ए बी सी इन तीनों के किसी के कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है विच इज़ कि कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंटेज ऑफ बी बना। तो परसेंटेज ऑफ बी कितना बना ये आप निकाल सकते हो, K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। ठीक है, बी का कितना परसेंट बना, बी का कितना फ्रैक्शन बना, तो दैट इज़ K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। एंड परसेंटेज ऑफ सी, कितना परसेंट सी बना, दैट विल बी इक्वल टू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, सो जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं पैरेलल रिएक्शन के लिए। एंड इस पे आप पैरेलल रिएक्शन के कुछ PYQs करके देखना। PYQs करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमें कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, कैसे उनको अप्रोच करना है। ठीक है, फार्मूलाज तो हम याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट क्वेश्चन अप्रोच करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे चैनल पे भी PYQs की सीरीज़ बनी हुई है, आप उसको भी जाके सॉल्व कर सकते हो। आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड पे और इन पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नाउ द लास्ट इज़ कंसेक्यूटिव रिएक्शन इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पार्ट। तो कंसेक्यूटिव रिएक्शन क्या होती है कि हमारा रिएक्टेंट A जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पहले B में एंड देन B जो है वो कन्वर्ट हो रहा है C में, यानी कि A है वो C में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा। अगर डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा था तो इसको हम ज़ीरो फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से सॉल्व कर लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट डायरेक्ट कन्वर्जन। पहले हमारा A जो है वो किसी B में जा रहा है एंड देन B हमारा C में जा रहा है। ठीक है,
तो इस रिएक्शन के लिए भी जैसा हमने पैरेलल रिएक्शन में देखा, ए के रिस्पेक्ट में जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में ये काइनेटिक्स कैसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसलिए हम ए की कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिख सकते हैं, ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस K1T। क्यों, क्योंकि ए के कंज्यूम होने का रेट क्या है, K1 है, तो इसलिए ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस K1T, ठीक है। ये आगे ए की कॉन्सेंट्रेशन। अब ना बी की कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, तो ये अगेन मैं डेरिवेशन में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये हम डिफरेंशियल रेट लॉ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी के लिए रिस्पेक्ट में हम लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आई एम राइटिंग द फाइनल फार्मूला विच इज़ बी इक्वल्स टू K1 A नॉट डिवाइड बाई K2 माइनस K1 e रेज टू पावर माइनस K1T माइनस e रेज टू पावर माइनस K2T। नाउ दिस फार्मूला इज़ ऑलरेडी आस्क्ड, ये एक PYQ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बी का फार्मूला है। अब सी जो है वो कितना होगा, तो ए की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट, उसमें से अभी ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और बी की कितनी है, ये दोनों अगर माइनस कर दे तो पीछे क्या बचेगा, सी बचेगा। तो ए नॉट में से ए और बी हटा दे तो हमारी सी की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो बस इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ए नॉट माइनस ए की कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ से आई माइनस बी की कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ से आई। तो इसको माइनस करके हम सी की कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारे कंसेक्यूटिव रिएक्शन का। एंड इसमें एक और चीज़ जो फार्मूला है जो पूछा जाता है वो है कि V की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो सकती है, बी मैक्स। एंड जिस टाइम पे B की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है उसको हम कहते हैं T मैक्स। इन दोनों के फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। अब किसी की भी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड उसको ज़ीरो करते हैं। तो इससे हमें क्या आता है, ऑप्टिमम वैल्यू मिलती है, उसको हम फिर से उसी फार्मूला में रखते हैं। ऐसा हमने डिफरेंशियल चैप्टर में किया हुआ है, डिफरेंशिएशन मैथ्स में जो चैप्टर होते थे उसमें किया हुआ है। तो अगर यहाँ से आप dv/dt को ज़ीरो करोगे तो उससे आपको t की वैल्यू मिलेगी जिसको आप कहोगे t मैक्स, और फिर t मैक्स की वैल्यू को फिर से आप इसी फार्मूले में पुट करोगे तो वहाँ से आपको मिलेगा b मैक्स, ठीक है। तो ये आप करके भी देख सकते हो, बट आई एम राइटिंग द फार्मूला। तो बी मैक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट K1 बाई K2 की पावर K2 डिवाइड बाई K1 माइनस K2 एंड टी मैक्स इज इक्वल्स टू ln K1 माइनस ln K2 डिवाइड बाई K1 माइनस K2। ट्रस्ट मी दीज आर इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आए हुए हैं एंड अगेन आ भी सकते हैं इस पर, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव रिएक्शन दे देंगे आपको एंड फिर पूछेंगे कि बी की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन बताओ एंड टी मैक्स बताओ। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पे K1 K2 और ए नॉट की वैल्यू पुट करके सीधा आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो इन फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कंसेक्यूटिव रिएक्शंस में ग्राफ्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने देखा है कि 3 कंडीशंस बना देते हैं कि मान लो K1 K2 से ज़्यादा है, K1 इज़ ग्रेटर देन K2, K1 इज़ लेस देन K2, है ना। ऐसे कुछ कंडीशंस करके इसके ग्राफ्स भी आते हैं जो मैं इस पार्ट में नहीं ले रही हूँ, बट आप उस ग्राफ्स को भी पढ़ लेना, ठीक है। कंसेक्यूटिव रिएक्शन के लिए जो ग्राफ्स हैं उनको भी पढ़ लेना एंड आपको बहुत हेल्प मिलेगी उनसे, ठीक है। हमें कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। एंड इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड सो प्लीज़ टेल अस इन कमेंट सेक्शन। तो हम केमिकल काइनेटिक्स की एक पूरी लेक्चर सीरीज़ भी बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लेट अस नो। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी गोना टॉक अबाउट इज़ आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये हमने लास्ट वीडियो में लिया नहीं था। तो आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो हम सब ने पढ़ी हुई है, K इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस EA बाय RT। आर्हेनियस इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, ये हमें बताती है आर्हेनियस इक्वेशन। ये है हमारा टेम्परेचर, इसका रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हमें क्या पता था, आर्हेनियस इक्वेशन। सो K इज़ रेट कांस्टेंट, वी ऑल नो, वी आर क्वाइट फेमिलियर विद इट। A जो है वो हमारा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। EA जो है
दैट इज़ आवर एक्टिवेशन एनर्जी। R जो है वो है हमारा गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एंड आर्गेनियस इक्वेशंस जो है वो बेस्ड है कोलिजन थ्योरी पे। ठीक है, ये बेस्ड है कोलिजन थ्योरी के। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलिजन फ्रिक्वेंसी, कोलिजन जो है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, तो उनके बीच कोलिजन्स भी ज़्यादा होने लगते हैं। और कोलिजन थ्योरी ये बताती है कि प्रोडक्ट तब बनता है जब हमारे रिएक्टेंट के बीच में क्या हो, इफ़ेक्टिव कोलिजन हो। तो अगर कोलिजन इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर हमारा रेट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। मीन्स कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। एंड इट इज़ सेड लाइक कि अगर हम टेम्परेचर को 10 बढ़ा दे, 10 टेम्परेचर में 10 डिजिट और बढ़ा दे, लाइक T था उससे T+10 कर दें। और यू कैन से लाइक 273 केल्विन था, अब हमने उसको 283 केल्विन कर दिया, +10 कर दिया, तो जो रेट जो है वो हमारा 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, 10+10 करने पर रेट में कितना इफ़ेक्ट आ रहा है, 2 से 3 टाइम बढ़ जाता है। इट्स अ ह्यूज इफ़ेक्ट। तो जो टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है रेट पे, इट्स अ ह्यूज इफ़ेक्ट है ना, बहुत सिग्निफिकेंटली हमारे रेट को इफ़ेक्ट करता है टेम्परेचर। ठीक है, तो इस इक्वेशंस ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है वो हमें देखना है। तो हमें दिया, हमें इक्वेशन क्या है, सॉरी इट्स नॉट ln k, वी आर गोना सॉल्व अबाउट इट। k इज इक्वल्स टू a⁻−EA/RT। अब इसका हम लेते हैं नेचुरल लॉग। इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल्स टू ln a−EA/RT। Now this is the equation of straight line, y is equals to mx plus c। तो इसका कर्व कैसे आएगा, दिस इज़ ln k, दिस इज़ 1/t का कर्व अगर करें तो 1/t का कर्व, 1/t के साथ अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये माइनस में है, मतलब कि नेगेटिव स्लोप आएगा। ठीक है, स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इसका होगा -EA/r एंड इंटरसेप्ट क्या होगा, ln a। तो आपको डायरेक्ट कर्व दे के या डायरेक्ट इस इक्वेशन से कुछ वैल्यू पुट करके आपको E पूछ सकते हैं या फिर आपको K पूछ सकते हैं। और इस पर PYQs भी आ रखे हैं, आपको हमारे चैनल के PYQ केमिकल काइनेटिक्स के PYQ प्लेलिस्ट में इस पर वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, इस पर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं कि आपको ग्राफ पूछ ले या फिर ऐसा कुछ इक्वेशन देकर आपको कोई वैल्यू पूछ ले। ठीक है, तो इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये होता है कि T1 से टेम्परेचर चेंज कर दिया T2, तो K1 से रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K2। आपको T1 दे रखा होगा, T2 दे रखा होगा, K1 दे रखा होगा और कोई K2 पूछ लेगा। नॉट ओनली दिस, आपको ऐसा भी हो सकता है K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, T1 दे रखा है एंड T2 पूछ लिया। ठीक है, तो इन चार में से कोई 3 चीज़ दे रखी है और एक पूछ लें, ऐसे भी होता है। तो इसको कैसे करना है, तो वी नो कि ln k इज इक्वल्स टू क्या है, ln a−EA/RT। अब ये दोनों कंडीशंस रखते हैं, T1 पे K1 है तो ln K1 इज इक्वल्स टू ln a−EA/RT1 एंड K2 इज इक्वल्स टू ln a−EA/RT2। ठीक है, ये दो कंडीशंस हो गई। अब हम सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ln K2 माइनस ln K1 बराबर ln a में ln a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -EA/RT2 माइनस माइनस प्लस EA/RT1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln
K2 डिवाइड बाई K1 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं EA बाई R कॉमन 1/T1 माइनस 1/T2। हम ln हटाएंगे तो log में कन्वर्ट करेंगे तो log K2 बाई K1 प्लस टू EA बाई R। इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। तो log ऑफ K2 बाई K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। ये हो गया हमारा फाइनल फार्मूला एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एक नहीं दो नहीं कहीं सारे PYQs हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं इस पे, बहुत सारे। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो ऐसे बोल देते हैं कि T1 हमारा 300 केल्विन है, फिर उसको टेम्परेचर चेंज कर दिया 600 केल्विन कर दिया। इस पे आपको कोई K1 की एक्स वैल्यू दे रखी होगी और इस पे आपको K2 की वैल्यू पूछ रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले को यूज़ करना है एंड आपको बस कुछ सिंपल कैलकुलेशंस करनी है एंड आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आरएमएस इक्वेशंस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। तो आई होप केमिकल काइनेटिक्स हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर ली है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसकी फुल लेक्चर सीरीज़ भी लॉन्च कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं हमारे चैनल पे। आप इसके प्लीज़ PYQs भी लगाना ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एंड कैसे उनको अप्रोच करना है। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर इट and please like our videos, so we will be very inspired to make all the other videos and like to help you in your preparations. Thank you.